हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और क्लास एप्लीकेशन ऐप पे। स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट, आज से हमको स्टार्ट करना है एमपीजी के। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो व्यापम का बैच है वो सक्सेसफुली चल रहा है क्लास एप्लीकेशन पे, और उसी में स्टूडेंट कुछ एड ऑन करते हुए हमने अब मध्य प्रदेश जीके का सिलेबस भी स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीजी के। स्टूडेंट देखिए, एमपीजी के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने स्टेट को जानने का भी मौका आपको मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डिफरेंट एमपी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एक अपना जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम हो गया, एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का हो गया, स्टेट सर्विस एग्जाम हो गया, फिर आपका यहाँ पे व्यापम का एग्जाम हो गया। तो जो भी यहाँ पर एग्जाम है, कुछ कुछ अलग अलग संस्थाएं भी एग्जाम लेती हैं। तो जो भी एग्जाम एमपी से रिलेटेड है वहां पर अपन को ये जो ज्ञान है स्टूडेंट वो जरूर काम आएगा आपको। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करा है तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड के इस चैनल को आप जो भी इंजीनियर्स लोग इसको देख रहे हैं, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और जो नॉन इंजीनियर पर्सन भी हैं, जो लेकिन एमपीपीएससी या फिर व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, सभी में एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एमपी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, एमपी का ये जो मैप है ये अभी तक का अपडेटेड मैप है, इसको आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा और एमपी के मैप को आप याद करने की कोशिश करिए, डेली इसको बार बार देखिए। और मैं भी आपको आगे कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप एमपी के मैप को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं ध्यान से। स्टूडेंट एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। इस स्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1956 फर्स्ट ऑफ नवंबर 1956 में, याद रखिएगा, एमपी बना था। और उस एमपी में याद रखिएगा आज का जो छत्तीसगढ़ है वो भी आता था। छत्तीसगढ़ वाला पार्ट जो था वो उस समय के एमपी में आता था, लेकिन बाद में इसका रीस्टेब्लिशमेंट हुआ एमपी का। और जब एमपी का रीस्टेब्लिशमेंट हुआ स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसके रीस्टेब्लिशमेंट में छत्तीसगढ़ जो स्टेट था वो हमसे अलग हो गया, कट गया। और 1 नवंबर सन 2000 को एक नया स्टेट बना, मतलब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ, रीस्टेब्लिश हुआ एमपी। और एमपी से कौन कट गया? एमपी से कट गया स्टूडेंट छत्तीसगढ़, एक अलग स्टेट बन के तैयार हो गया, जो कि हमारा आज की डेट में हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा नेबरिंग स्टेट है। राइट स्टूडेंट, तो ये हम एमपी के बारे में इतना जाने कि एमपी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले कब हुआ था। ये एक्चुअली में फजल आयोग बना था, फजल अली आयोग। उनके रिकमेंडेशन पे आंध्र प्रदेश कई बनना हुआ था। फिर उसकी पीछे लंबी कहानी थी, फिर बाद में आंध्र प्रदेश में काफी कुछ लड़ाई हुई, उसके बाद वो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो उसके बाद ही उसी आयोग, जो फजल अली आयोग बना था, उसी के कहने पर एमपी को भी स्टूडेंट बनाया गया है। एमपी याद रखना स्टूडेंट टोटली लैंड लॉक्ड राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है ना। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि इसके किसी भी बॉर्डर से कहीं पर भी समुद्र टच नहीं होता, ठीक है। और इंडिया के ही सारे स्टेट टच होते हैं, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी इससे टच नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एमपी में लैंड लॉक का मतलब ये कि कहीं पर भी इसमें, जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए समुद्र टच होता है, ठीक है, और गुजरात में देखिए समुद्र टच होता है, आपका कर्नाटका में समुद्र टच होता है। इस अपने स्टेट में क्या होता है, इंडिया की और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच नहीं है अपने से, केवल अपना जो दूसरे स्टेट्स की बॉर्डर है, अपने नेबरिंग स्टेट्स है, उन्हीं से अपन बस अपनी बॉर्डर क्या होती है यहाँ पर स्टूडेंट टच होती है। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। ये एमपी का भी एक अपडेटेड मैप है, ये आप गूगल वगैरह से आप देख सकते हैं, गूगल में बहुत सारे मैप पड़े हैं, ये अपडेटेड मैप है, ठीक है। अपन केवल इसको पढ़ने के लिए ही बस इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे एमपी के ओल्ड नेम्स क्या है। तो एमपी के ओल्ड नेम ऑफ एमपी याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविनेंस एंड बरार। इसको सेंट्रल प्रोविनेंस एंड बरार, जब अंग्रेजों का समय था तो इसको याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविनेंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रोविनेंस क्या था और बरार क्या था। फिलहाल क्या स्टूडेंट, मैं वन लाइनर पढ़ना ज्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इसमें चीजें आपको जल्दी याद होती हैं। अगर हम पैराग्राफ रख रख के पढ़ाएंगे तो आपको याद नहीं होंगी चीजें। तो याद रखिएगा ओल्ड नेम ऑफ एमपी क्या है, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविनेंस एंड बरार था स्टूडेंट। ये ब्रिटिश के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम का समय था, उस समय सेंट्रल प्रोविनेंस एंड बरार का नाम इसको दिया जाता था। इसके बाद में नाम क्या पड़ी, जैसे इसका अदर नेम पड़ा हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया नाम एज पर नेहरू जी ही है। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने ही मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहा, पहला स्टेट मध्य प्रदेश नाम भी इन्होंने दिया है। इनको वो इसको वो हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते थे, राइट। फिर हमारा जो स्टेट है स्टूडेंट, ये बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, मतलब बहुत सारे नदियों का मायका कहलाता है, तो इसलिए इसको मायका ऑफ रिवर, नदियों का मायका इसको कहा जाता है। इंग्लिश में ब्राइडल प्लेस ऑफ रिवर्स कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राइडल प्लेस ऑफ रिवर इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। अभी अपन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि अगर कभी आपसे रिवर से एक क्वेश्चन आएगा तो एक पूछा जाता है लाइफ लाइन ऑफ एमपी, तो याद रखना लाइफ लाइन ऑफ एमपी है नर्मदा, ठीक है। जो नर्मदा रिवर है स्टूडेंट, अमरकंटक से निकली है, आपको मालूम है इसके विषय में, ये एमपी की लाइफ लाइन कहलाती है, क्योंकि ये एमपी को लगभग 2 भागों में बांट देती है, ऊपर नीचे, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की, चाहे पीने का पानी हो चाहे कृषि के लिए पानी हो, इसी नदी से लिया जाता है। तो याद रखना ये लाइफ लाइन ऑफ नर्मदा एमपी कहलाती है, नर्मदा रिवर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे स्टेट को ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, तो इसलिए इसको ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है। फिर सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, सोयाबीन हमारा बहुत होता है। हमारा जो मालवा अंचल है, मालवा का तरफ का जो पार्ट है, इंदौर उज्जैन तरफ का, यहाँ पे सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा होती है, सोयाबीन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब उसका खेती बहुत होती है, तो याद रखिएगा सोया स्टेट, इसलिए हमको सोया स्टेट भी कहा गया। फिर हमारे पास आपको मालूम है टाइगर, सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में ही है, याद रखिएगा। तो टाइगर स्टेट का दर्जा भी हमको ही प्राप्त है, ठीक है, जो कि हमारा, जैसे आपने देखा है कान्हा किसली हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना पेंच हो गया, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो याद रखिएगा, इसलिए हमको टाइगर स्टेट भी कहा है। अभी हमको रिसेंटली ना लेपर्ड स्टेट की संज्ञा भी दे दी गई है, कि हमारा लेपर्ड स्टेट भी हम ही है, क्यों, क्योंकि हमारे तेंदुए भी बहुत हैं, तो लेपर्ड स्टेट के नाम से भी हमारे स्टेट को जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फटाफट स्टूडेंट एक बार फिर से रिवीजन, ओल्ड नेम ऑफ एमपी क्या है, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार। अदर नेम्स क्या है इसके, हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। माइका ऑफ रिवर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे निकलती हैं, जैसे नर्मदा है, चंबल है, ताप्ती है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो निकलती हैं। ट्राइबल स्टेट कहते हैं, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है एमपी, उनके बारे में ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एमपी की जो ट्राइब्स हैं स्टूडेंट। फिर सोयाबीन स्टेट कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं कि सोयाबीन एमपी में बहुत ज्यादा निकलता है, स्पेशली इन द मालवा रीजन, तो सोया स्टेट इसलिए कहा गया है। टाइगर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, तो इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और लेपर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ लेपर्ड भी बहुत सारे हैं, इसलिए इसको लेपर्ड स्टेट भी स्टूडेंट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेपर्ड की जो गिनती होती है, लेपर्ड और टाइगर की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती, उसके बेसिस पर ये टाइटल्स दिए जाते हैं। तो जब टाइगर्स की गिनती होती है तो टाइगर स्टेट, और जब लेपर्ड की गिनती होती है तो लेपर्ड स्टेट। तो मुझको ये क्वेश्चन आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आपको काफी कुछ तो उसी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के। अब स्टूडेंट आते हैं एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स के बारे में, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। एमपी के जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है उसमें याद रखिएगा, कैपिटल्स तो एक ही होता है लेकिन अलग अलग नाम से कैपिटल्स को बुलाया जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, याद रखिएगा एमपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है भोपाल। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, जहां पर हमारी विधानसभा है, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, अन्य मंत्रीगण रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस ऑफिसर है ना, उनके ऑफिसेज होते हैं, राज्य सचिवालय जहां पर होता है, ठीक है, स्टेट के बड़े बड़े डिसीजन जहां से लिए जाते हैं, है ना, जहां बड़े बड़े मंत्रियों की कैबिनेट मीटिंग ज्यादातर होती है। तो याद रखिएगा ऐसे कैपिटल को क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोला जाता है, और इसी को हिंदी में अपन राजधानी कहते हैं। तो हमारी जो प्रशासनिक राजधानी है वो कौन सी है स्टूडेंट, भोपाल। भोपाल से ही पूरे स्टेट पे कंट्रोल किया जाता है, हर चीज भोपाल से ही डिसाइड होके पूरे स्टेट तक सर्कुलर पहुंचाए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या हुआ, भोपाल हुआ। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं वही जगह क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, क्योंकि उनका ऑफिस वहीं पर रहता है स्टूडेंट, ठीक है।
सेकेंड स्टूडेंट आता है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में स्टूडेंट हमारा प्रदेश का एक बहुत ही शानदार शहर जिसका नाम है जबलपुर। ठीक है स्टूडेंट, जबलपुर जिसको संस्कारधानी कहा जाता है, तो ये हमारा कल्चरल कैपिटल है। आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे जी, विनोबा भावे जी थे जो, उन्होंने जबलपुर को ये संज्ञा दी है संस्कारधानी की, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जबलपुर क्या है, संस्कारधानी है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है टूरिज्म कैपिटल या समर कैपिटल। समर कैपिटल हमारे यहाँ का कौन सा है, पचमढ़ी है स्टूडेंट, पचमढ़ी जो कि ऊंचाई पर है, तो इसलिए इसको समर कैपिटल बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, पचमढ़ी होशंगाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, तो ये पचमढ़ी जो है ये काफी ऊंचाई पर है। पचमढ़ी की भी जो टॉप पीक है वो अपना धूपगढ़ कहलाता है, आपको पता है, अभी आगे भी आएगा, आप नोट भी कर सकते हैं कि टॉप पीक है अपना कौन सा, धूपगढ़ है, सबसे ऊंची जगह है वो। तो पचमढ़ी हमारा समर कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल याद रखिएगा, इंदौर है स्टूडेंट। कमर्शियल कैपिटल से मतलब क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि देश के लिए अगर देखेंगे तो मुंबई है पूरे देश का, तो वैसे अगर अपने प्रदेश का देखेंगे तो वो क्या है, इंदौर है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आसपास के इलाकों में फैक्ट्रियां और इंदौर शहर में बहुत सारे बिजनेस कहना चाहिए आउटलेट्स हैं। ठीक है, जो कि बड़े पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे देश में डिफरेंट तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी का हो, चाहे व्हीकल्स का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, बहुत सारी चीजों का है। तो कमर्शियल कैपिटल क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा इंदौर हुआ। और इंदौर याद रखना है स्टूडेंट, इंदौर याद रखिएगा सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हर साल नंबर 1 पर इंदौर ही आ रहा है बार बार, तो याद रखना इंदौर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है स्पोर्ट कैपिटल। स्पोर्ट कैपिटल भी याद रखिएगा, स्पोर्ट्स कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें भी हम किसका नाम लेंगे, इंदौर का नाम ही लेंगे। फिर आता है स्टूडेंट जुडिशियल कैपिटल। अगर अपन जुडिशियल कैपिटल की बात करें स्टूडेंट, तो जुडिशियल कैपिटल में हमारा आता है जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में एमपी का हाई कोर्ट है, ये याद रखिएगा। एमपी हाई कोर्ट, हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होता है, बाकी तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन याद रखिएगा जुडिशियल हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो जुडिशियल हाई कोर्ट याद रखिए, सॉरी हाई कोर्ट कहाँ पर है, एमपी हाई कोर्ट। तो याद रखना एमपी हाई कोर्ट बनाया गया है कहाँ पर स्टूडेंट, जबलपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो कहना चाहिए एमपी का जो सबसे बड़ा कहना चाहिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा मंदिर जो कि बहुत फेमस है, जिसके कारण उस क्षेत्र को कहना चाहिए जैसा तीर्थ कैपिटल भी अपन कह सकते हैं, तो वो याद रखना महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा जो महाकालेश्वर मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वो उसके कारण उज्जैन को काफी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, और उज्जैन याद रखना स्टूडेंट, ये कई किताबों में लिखा हुआ है, उज्जैन दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बाकी शहर तो बाद में डेवलप हुए, लेकिन उज्जैन या यूं कहे पहले ही शहर है उज्जैन, जो कि वो महाकाल की नगरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो उज्जैन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, ये याद रखना, जो कि महाकालेश्वर मंदिर वहां पर है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सारे कैपिटल्स आपको याद हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक कैपिटल हमारा बना एनर्जी बचा है, एनर्जी कैपिटल। अगर आपसे कोई पूछे कि एमपी का एनर्जी कैपिटल क्या है, एमपी का एनर्जी कैपिटल क्या है, तो याद रखना एमपी का एनर्जी कैपिटल है सिंगरौली। याद रखिएगा सिंगरौली, एमपी का जो एनर्जी कैपिटल है वो है सिंगरौली। ये देखिए नक्शे में देखिए, दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर, ये है सिंगरौली। सिंगरौली याद रखिएगा यूपी बॉर्डर और छत्तीसगढ़ बॉर्डर दोनों को टच करने वाला जिला है। यूपी बॉर्डर भी टच करता है और नीचे से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी टच करता है, तो ये कहलाता है एमपी का एनर्जी कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर बिजली का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और बिजली बना के सरकार बेचती भी है, तो ये याद रखना सिंगरौली इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर एक जगह बैढ़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा बैढ़न नाम की एक जगह है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट अपना सिंगरौली एनर्जी कैपिटल। ठीक है, ये चीज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इसको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले टॉपिक की ओर आते हैं। मैप को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप से बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे। एमपी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एमपी क्या है, तो याद रखिएगा जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एमपी है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, और
4 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये चीज ना आपको याद रखना है, ये एमपी का जियोग्राफिकल एक्सपांशन है। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी की टर्म्स हैं, इनको आपने ज्योग्राफी में स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, और 74 डिग्री 9 मिनट से लेके ईस्ट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये एमपी का जियोग्राफिकल एक्सपांशन है। अभी का जो आज का एमपी है जिसमें अभी हम रह रहे हैं, ये कब बना था? ये बना था स्टूडेंट 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 में। इसलिए हर साल हमारे मुख्यमंत्री जी भोपाल में और स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होते हैं 1 नवंबर 2000 को, और बहुत सारी योजनाओं की घोषणा भी करी जाती है इस दिन, क्योंकि ये हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, इस्टेब्लिशमेंट डे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ एमपी की बात कर लेते हैं कि एरिया ऑफ एमपी कितना है। तो याद रखना स्टूडेंट, एरिया ऑफ एमपी है, अगर हम 1956 के टाइम का देखें, जब हमें सीजी छत्तीसगढ़ भी आता था, तो हमारा एरिया था तकरीबन 4,43,446 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा उस समय एरिया हुआ करता था जब हम 1956 में थे। लेकिन अभी हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया हमसे, तो अब हमारे पास एरिया कितना बचा है? 3,08,245 किलोमीटर ही हमारा एरिया बचा है। 3,08,245 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही बचा है। कुछ किताबों में एरिया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है। ये लगभग 7 किलोमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है, क्योंकि ये अमरकंटक की जो किरार वैली है, अमरकंटक के पास किरार वैली है, उसमें झगड़ा है एमपी और सीजी का। वो बोलते हैं हमारी, वो बोलते हैं हमारी। ठीक है, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि 7 किलोमीटर का थोड़ा सा डिस्प्यूट है। लेकिन याद रखिएगा, पेपर में आपको दो में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, जो भी ऑप्शन मिले आप उस पर टिक लगा सकते हैं। 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। किरार वैली डिस्प्यूट, ये भी पेपर में कई किताबों में क्वेश्चन आ रहा है इसका कि कौन सा डिस्प्यूट है जिसके कारण एरिया में डिफरेंस है। तो याद रखना किरार वैली डिस्प्यूट है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग नहीं हुआ था, फिर से बोल रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग नहीं हुआ था, तब हमारा एमपी देश का सबसे बड़ा राज्य था, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया ना, तो हमारा एरिया कम हो गया। हमारा एरिया कम होने से नंबर 1 पे कौन सा स्टेट पहुंच गया? दैट इज राजस्थान। मतलब जो राजस्थान स्टेट है ना स्टूडेंट, वो याद रखिएगा, वो अब नंबर 1 है एरिया के मामले में। सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान ही है। कितना एरिया के साथ? लगभग 3,42,239 किलोमीटर एरिया के साथ, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ वो नंबर 1 पे। याद रखिएगा स्टूडेंट, राजस्थान इंडिया की बहुत ही ग्रोइंग स्टेट है आज की डेट में, काफी तरक्की कर रहा है, काफी फैक्ट्रियां वहां खुल गई हैं। ठीक है, काफी बड़ा बिजनेस, काफी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वहां पे काम कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल पे बहुत काम हो रहा है। इलेक्ट्रिकल वायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री, ये सब वहां पे बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो राजस्थान एक बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला इंडिया का स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अपन आते हैं स्टूडेंट स्टेट एम्बलम्स पे। तो स्टूडेंट आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, एक क्लास में मैं इतना ही डेटा आपको दे पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास होने पर आप क्लास को स्किप कर दोगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज यूट्यूब पे इसको आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लोगों को फायदा पहुंचाए। ये वाला लेक्चर हमारे ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। एमपीजीके का पूरा कोर्स ही एक ऐप पर आने वाला है, जिसमें एमपीजीके को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमको पढ़ना है इसके बाद स्टेट एम्बलम्स। तो स्टेट एम्बलम्स जो होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।